हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कैसे समझें। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बिल्कुल इजीली समझ लिया था। दोनों तरीकों से, दो तरीके थे, यानी दो कॉन्सेप्ट थे। कौन सा? सॉल्यूशन प्रेशर वाला और ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। हमने दोनों तरीकों से इसको समझ लिया है। आज जो हमें करना है वो क्या है? हमें कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्या करनी है? कैलकुलेशन पार्ट करना है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि है क्या इस पार्ट में। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पार्ट था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था क्या, किसकी वजह से आ रहा था? हमें पता है हमने क्या किया था, सेल ड्रा किया था। ठीक है, दो कंटेनर लिए थे, दो इलेक्ट्रोड ले ली थी। ठीक है, सॉल्यूशन डाले थे। ठीक है, उनको कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, ये हमारा एनोड पार्ट था, ये हमारा कैथोड पार्ट था, ये राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये किसकी इलेक्ट्रोड थी? मान लो मैंने जिंक वाली ले रखी थी, इसमें किसका सॉल्यूशन डाला? ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन डाला। ये कौन सी इलेक्ट्रोड थी? कॉपर की। इसमें कौन सा सॉल्यूशन डाला था? CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन डाला था, कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर हमने क्या किया था? साल्ट ब्रिज डाल दिया, जिसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया था हमने, है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया था। ये था पूरा गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने क्या किया था? जो हर एक इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ था, हमने उनको अलग अलग नाम दिया। जैसे जहां एनोड पे हुआ था, एनोड पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो जहां ऑक्सीडेशन हुआ उसको हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन। उसको हमने क्या बोला? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने बोल दिया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, राइट साइड वाली सेल में इलेक्ट्रोड पे क्या जनरेट हो रहा था? रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था। इसके जनरेट होने के रीजन क्या क्या थे? पहला रीजन क्या था? सेपरेशन ऑफ चार्ज जरूरी था। क्या था? सेपरेशन ऑफ चार्ज जरूरी था। दूसरा क्या था? सेम मेटल की इलेक्ट्रोड एंड उसी का सॉल्यूशन लेना था। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी उसी मेटल का लेना था जिसकी हमने इलेक्ट्रोड लगाई है, तभी इस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। सिंपल सी बात है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा था इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि जिंक 2+ की फॉर्म में जिंक आयन कहां जा रहे थे? सॉल्यूशन में जा रहे थे। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ रहा था? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो यहाँ क्या था? कॉपर 2+ आयन Cu2+। कहां जा रहे थे? यहाँ से इलेक्ट्रोड पे जा रहे थे, सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोड पे जा रहे थे, और इसके बाद कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था? नेगेटिव चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ था। हमने सीखा था कि ई सेल कैसे निकालते हैं, यानी सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को तो हम ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी दोनों पोटेंशियल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनके बीच का जो डिफरेंस था उसी को क्या बोलते हैं? हम ईएमएफ बोलते हैं। तो वो ईएमएफ ऑफ द सेल हम कैसे निकाल रहे थे? हमने देखा था ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था? ई सेल इज इक्वल टू में क्या देखा था हमने? जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ई सेल होता है वो किसके इक्वल होता है? ई सेल क्या होता था? ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस में ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये वाला फॉर्मूला था। अब हमें क्या पता होता है? हमें क्या पता है कि जो ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो किसके इक्वल होता है? ई ऑफ नेगेटिव ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। यानी अगर एनोड का लिया था तो ये किसी का हो जाएगा? एनोड का। और इसी वैल्यू को हम क्या कहां रख देते हैं? यहां रख देते हैं। तब हमारा ई सेल क्या आ जाएगा? ये वही क्वेश्चन लिख रहा हूं तो एनसीईआरटी में बताई हुई है। ई सेल क्या हो जाएगा हमारा? ई ऑफ, मैं पहले लिख रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, उसके बाद माइनस में इस एनोड वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? उसका माइनस ऑफ ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये थी हमारी फाइनल इक्वेशन जो हमने ईएमएफ से कैलकुलेट करने के लिए लिखी थी।
आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इस इक्वेशन का यूज करके वैसे तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन दो तरीके हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं और उन्हें दो अलग अलग तरीकों से हम कैलकुलेट करते हैं। तो उन्हीं चीजों को हम देखेंगे आज के लेक्चर में। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अभी ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अभी ये सारा आपने लिखा हुआ इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये सारा का सारा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो क्या है, वो है वो तरीके कौन से हैं, वो टाइप कौन से हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। सबसे पहले तो वो टाइप पढ़ते हैं कि कितने टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। दो मेन टाइप होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने टाइप का है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला तरीका क्या है, उसमें हम करेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे पहले तरीके में, ठीक है। और दूसरे में करेंगे नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे दूसरे में। पहले में किसको करेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल को, दूसरे में नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को। अब ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, सिंपल सी बात है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। तो वो कंडीशन क्या क्या होंगी, एसटीपी की कंडीशन होंगी, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। लेकिन ये एसटीपी वो नहीं है जो आप अभी तक यूज करते आए, सॉल्यूशन में आपने यूज किया होगा 273 केल्विन वाला, वो नहीं है, ठीक है। 273 केल्विन वाला नहीं है भाई, ध्यान से देखना, इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो 273 केल्विन वाला नहीं होगा। यहां क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन होगा, ठीक है। जो प्रेशर होगा वो 1 atm के इक्वल होगा, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक। और जो कंसेंट्रेशन होगी वो 1 मोलर होगी। m का मतलब क्या है, 1 मोलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की बात कर रहे हैं, मोल पर लीटर की बात कर रहे हैं, मोल पर लीटर की बात, यही तो है मोलरिटी, मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। अगर ये है, अगर ये है तो ये किसके इक्वल होगा, ई सेल ऑफ, ई ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किसके हिसाब से देखा था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखा था। तो उसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा यहाँ, यानी जैसा देश वैसा ही वैसे। कहने का मतलब क्या है, जहां जैसी जरूरत हो वहां वैसी कंडीशन लेनी चाहिए। और ये हमें कौन बताता है कि इतना कुछ होगा, ये हमें बताता है IUPAC, यानी ये IUPAC ने रिकमेंड किया है कि यही होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी प्रेशर भी। हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, IUPAC ने कॉमनली ऑब्जर्व करके इसको लिया है, सबकी सहमति से इसको माना है। और IUPAC की बात तो हम मानते ही मानते हैं भाई, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, किसके विद रिस्पेक्ट में लिया है, क्या होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो होता है जिसमें क्या है, ये टेम्परेचर प्रेशर और कंसेंट्रेशन वाली कंडीशन को हमें फॉलो नहीं करना पड़ता, वरना इसमें क्या है, कंसेंट्रेशन जो होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वो हमेशा 1 मोलर होनी चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे। और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, इसको हमेशा जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर ही रखें, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कंसंट्रेशन चेंज भी तो हो सकती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, तब क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन जरूरी नहीं, प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक जरूरी नहीं, कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मोलर जरूरी नहीं। तब जो होगा उसको बोलेंगे क्या, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, नर्स्ट इक्वेशन, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। आप इसको नर्नस्ट बोल सकते हैं, नर्स्ट बोल सकते हैं, नर्नस्ट बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, नर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन वेरी करती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसको कैलकुलेट किया जाता है C के हिसाब से। और C क्या है हमारा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी इसको कैलकुलेट करने के लिए IUPAC ने
IUPAC ने हमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसका नाम क्या है, शी। फीमेल नहीं है, जस्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एब्रिविएशन है शी। अब हमें क्या करना है, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ध्यान रखना भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमें देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, ले लिया। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे, देखते हैं आगे क्या है। हमें देखना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे। इससे कैलकुलेट भी करना है हमें, ई सेल को कैलकुलेट करना है, उस पार्ट को भी देखना है हमें। ठीक है, सिंपल। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो, सी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये है क्या, पहला पॉइंट गैसियस इलेक्ट्रोड है, गैसियस इलेक्ट्रोड है। दूसरा पॉइंट, कहने का मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रोड में गैस भरी हुई है, गैसियस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्या है, अब जब गैस भरी तो गैसियस इलेक्ट्रोड कोई ना कोई गैस यूज हो रही होगी, वो कौन सी है, H2 गैस यूज होती है इसके अंदर, यानी हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। इसके अंदर कौन सी गैस यूज होती है, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। तीसरा पॉइंट क्या है, अब जब हाइड्रोजन गैस यूज हो रही है तो इसको, जैसे ही मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब जनरेट होता है, सेकंड कंडीशन क्या थी कि सेम मेटल या सेम गैस के सेम आयंस का सॉल्यूशन होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है उसी के आयंस का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, H+ आयंस होने चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, H+ आयंस होने चाहिए, यानी H+ आयंस का सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। इसका मतलब क्या होगा, H+ आयन किसके पास होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन के पास। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये थे 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या है, जब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड है, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298 केल्विन। प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर 298 केल्विन, इस हाइड्रोजन गैस जो यूज हुई उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक, और जो हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन यूज हुआ है यानी जो एसिडिक सॉल्यूशन हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। ये तो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन पार्ट देखते हैं किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देखते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। चलो देखते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। कंस्ट्रक्शन पार्ट को देख रहे हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही सेम चीज है, एक तो कंटेनर लेना है। मैंने ये कंटेनर ले लिया, ठीक है। जैसे ही कंटेनर लिया, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालना है, समझ गए। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अब क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका होगा, H+ आयंस का। इसका मतलब मान लो एसिडिक सॉल्यूशन जो लिया मैंने HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर,
ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं HCl aqueous जिसकी कंसेंट्रेशन क्या है 1 मोलर। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोड अभी बना हुआ, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस यहां से पास की जाती है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाता है जिसका प्रेशर कितना होगा 1 atm होगा। ठीक है, इसको इसके अंदर बबल किया जाता है, ऐसे बबल्स उठते हैं हाइड्रोजन गैस को, प्योर हाइड्रोजन गैस। ये कैसी गैस होगी, प्योर हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर से यानी इस इलेक्ट्रोड के थ्रू बबल किया जाता है, बबल आउट किया जाता है सॉल्यूशन में से प्योर हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, और ये क्या होती है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद, जिसके ऊपर किसका कोट होता है, प्लेटिनम ब्लैक का। यानी ये ऐसी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है जो प्लेटिनम ब्लैक के साथ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक का पाउडर इसके ऊपर कोटेड होता है, ये वाला। ठीक है, ये प्लेटिनम ब्लैक होता है, ये इसके ऊपर ये वायर होती है, प्लेटिनम वायर मान लो, इसके अंदर प्लेटिनम वायर है, कंडक्शन वाली वायर है, कॉपर वायर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंडक्शन की बात है। और ये जो प्लेटिनम होता है, ये प्लेटिनम ब्लैक, ये क्या करता है, इस सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में कंडक्शन का काम करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, प्लेटिनम, ये तो था इसका पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, अब हम चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, यानी किसका कन्वेंशन है, IUPAC के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस, जो IUPAC ने साइन कन्वेंशन वगैरह दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हाफ सेल है, हाफ सेल कार्ड, जो हाफ सेल है जिसको हम क्या बोलेंगे C, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाफ सेल कार्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सॉरी प्लेटिनम नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये है। देखो, सबसे पहले प्लेटिनम, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड में कौन सा वायर यूज किया, प्लेटिनम वायर यूज किया, प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है, लाइन लगाओ, उसके बाद क्या लिखोगे, कौन सी गैस पास की है, H2 गैस पास हुई है। ठीक है, फिर लाइन लगाओ, और कौन सा सॉल्यूशन है, H+ का एक्वस सॉल्यूशन है, H+ आयन का एक्वस सॉल्यूशन है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर है। इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है 1 atm है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, जो हाफ सेल है हमने यहां बनाया है, क्योंकि ये हाफ ही सेल है तो हम इसको हाफ सेल बोलेंगे, कौन सा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको बाय दिस इज असाइन ए पोटेंशियल, यानी इसका पोटेंशियल जो असाइन किया गया, असाइन ए 0 पोटेंशियल, assign a 0 potential at all temperature corresponding to the reaction। देखो, at all temperatures corresponding to the reaction। अब मैं वो रिएक्शन लिख रहा हूं, इसकी हाफ सेल की जो रिएक्शन है उसको लिखने जा रहा हूं, H+ एक्वस। मेन बात क्या थी, H+ एक्वस, वो क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, बोले तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, H2 गैस में। तो मैंने पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए H2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये वो रिएक्शन है, ठीक है, जिसके लिए इस इलेक्ट्रोड को हमने रिप्रेजेंट किया, इस हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया है। यानी ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, कंस्ट्रक्शन करने का तरीका ये, और जो रिएक्शन है इस हाफ सेल के कोरस्पोंडिंग वो है ये। और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है 0.00 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि हमने इस सेल को, इस हाफ सेल को हमने क्या मान लिया है,
स्टैंडर्ड मान लिया जिसका हर एक टेम्परेचर पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अभी तक हमने देखा कि पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट इस सेल का देख लिया है, उसके बाद हमने इसके रिप्रेजेंटेशन देख लिया और उसके बाद हमने इक्वेशन भी देख ली। ईएमएफ निकालने का तरीका क्या है, राइट ई राइट माइनस में ई लेफ्ट, यानी राइट माइनस में लेफ्ट है, राइट पे हम हमेशा कैथोड को लेते हैं। अब आईयूपीएसी ने माना है कि ये रेफरेंस है हमारा, ये रेफरेंस सेल है, ये रेफरेंस हाफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसको मैं एनोड मान रहा हूं, मेरा इसको एनोड मान लिया। तो जो कैथोड होगा यानी राइट साइड पे, एनोड हमेशा किस साइड होता है, लेफ्ट पे, तो जो राइट साइड पे जो हमारे जितना भी इलेक्ट्रोड होगा वो कैसे होगा, चलो मैं मान लो यहाँ मैं ड्रा कर रहा हूँ, राइट साइड वाली जो इलेक्ट्रोड है मैं उसको यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, बारी बारी से एक इलेक्ट्रोड ले लिया, उसका सोल्यूशन ले लिया। मान लो मैंने अभी कौन सा सोल्यूशन लिया है, अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, ये इलेक्ट्रोड कॉपर की है, मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया है, कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड मेरा ये क्या है, राइट पार्ट है, ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट सेल है, यानी ये लेफ्ट हाफ सेल, ये राइट हाफ सेल, लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, हमें पता है कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो जो राइट हाफ सेल होता है उसके अंदर जो स्पीसीज होती है, चाहे वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो, अगर उन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस फॉर्म वाली स्पीसीज की कंसंट्रेशन को अगर यूनिटी मान लेते हैं कि अगर वो यूनिटी है, तो क्या होगा, जो सेल का पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड का मतलब हम क्या करते हैं, ई सेल कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड का ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस लेफ्ट होता है। तो अगर हमने क्या मान लिया कि जो राइट वाला है वो पूरा ही यूनिटी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली, अगर उसको यूनिटी मान ले तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये मेरा लेफ्ट सेल, ये मेरा राइट सेल है, तब क्या होगा, तो मेजरमेंट क्या होगी ईएमएफ की, इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सेल के रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। अभी यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इस सेल के यहां तक का रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। अब जब मैं मान रहा हूं कि मेरे पास एक ये है, एक ये है, दो सेल मान लिए हैं मैंने टोटल, दोनों हाफ सेल देख लिए, लेफ्ट थोड़ा उल्टा लिखा है, बस उतना ही ध्यान रखना कि ये मेरा राइट हाफ सेल है, ये मेरा लेफ्ट हाफ सेल है। तो अब जो सेल है उसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है, सेल को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है, सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो इसको लिखेंगे प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा मेरा, हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कितने प्रेशर पे, इसका प्रेशर साथ में लिखेंगे H2 गैस एट 1 बार, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद क्या होगा, H प्लस एक्वस, इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी 1 मोलर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जैसे ही इसको किया यानी एक हाफ से लिखा तो हम डबल लाइन लगाते हैं, ये किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, साल्ट ब्रिज का। डबल लाइन का मतलब क्या है कि साल्ट ब्रिज के उस पार क्या हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस, यानी कॉपर 2 प्लस क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में से कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं, यानी रिड्यूस्ड हो रहे हैं, यानी कैथोड वाले पार्ट को हम यहां लिख रहे हैं एक्वस, जिसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर और इसका सोल्यूशन उसकी कंसेंट्रेशन भी क्या होगी 1 मोलर होगी, कॉपर सल्फेट वाले की भी। तो कॉपर 2 प्लस एक्वस 1 मोलर, ठीक है, और एक और लिखे कॉपर सॉलिड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये है पूरे सेल की रिप्रेजेंटेशन जो एग्जांपल मैंने लिया है, और इसकी ईएमएफ जो कैलकुलेट की है, जो मेजर्ड ईएमएफ है, इसकी जो मेजर्ड ईएमएफ है क्या है, मेजर्ड ईएमएफ है सेल की, वो कितनी निकलती है 0.034 वोल्ट, कितनी 0.34 वोल्ट होती है, 0 नहीं होता, 0.34 वोल्ट होगी इसकी मेजर्ड ईएमएफ होगी, ठीक है। और यही वैल्यू क्या होगी, इट इज आल्सो द वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल कोरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। अब कौन सी कोरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात करें, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा कॉपर सॉलिड, ये एक्वस। इस हाफ सेल के कोरस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू भी यही होगी, क्यों, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या मानी हुई है, 0 मानी हुई है, ठीक है, सिंपल है। तो राइट माइनस लेफ्ट,
इसके माइनस में 0 करो। सिंपल सी बात क्या थी, ई सेल कैसे कैलकुलेट किया वही बता रहा हूं, ठीक है। ई सेल इक्वल टू क्या था, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता, राइट का कितना मेजर्ड आया 0.34 वोल्ट, माइनस में लेफ्ट वाले का हमने कितना माना हुआ 0.00 वोल्ट, आंसर कितना आ गया इनफ 0.34 वोल्ट आ गया। सिंपल। ऐसे ही जो जिंक वाला केस था उसका भी कैलकुलेट करते हैं। तो जिंक वाले केस में भी ऐसे ही सेल कंस्ट्रक्ट करना है, वो आप खुद करेंगे। जिंक वाला एग्जांपल आपका होमवर्क है, ठीक है। जिंक और किसके सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट एक्वस 1 मोलर कंसंट्रेशन लेनी है, उसका सेल कंस्ट्रक्ट करना है और ईएमएफ मेजर्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको खुद से निकालनी है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कंप्लीट तरीका देखेंगे कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं और फिर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।